Afternoon, everyone. My name is Mayur, and today is 28th of October, 2025. We have assembled here to discuss five important articles of the day. These articles are chosen from the Assam Tribune, the Indian Express, and the Hindu. First article is regarding SIR 2.0, that is Special Intensive Revision of Electoral Polls, Electoral List. Next is regarding carbon market, जो ईयू और इंडिया में कार्बन मार्केट का लिंक एस्टेब्लिश करने का अटेम्प्ट है उसके बारे में है। थर्ड आर्टिकल इज अबाउट नेक्स्ट सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फोर्थ इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ इक्शक, which is a vessel, large survey vessel, inducted in Navy. The last one is regarding the exposure of lead, which is a huge health and economic challenge for the world. We would be discussing all these five articles. Before we proceed, you may consider joining our Telegram channel by scanning this QR code. Through this Telegram channel, you may access the PDF and the infographics of this particular uh, day's newspaper analysis, along with other infographics. We would be starting from the 31st of October, new batch of APS and UPSC GS Foundation. This batch is better suited for those who are working professionals. For further details, you may consider joining or contacting on this number. So, without any further ado, let's get started. SIR 2.0. SIR stands for Special Intensive Revision of Electoral Rules, है ना? अब बेसिक बात ये है कि इलेक्शंस जो होता है ना, इलेक्शन जो है वो एक इलेक्शंस आत्मा है डेमोक्रेसी का। इट्स अ सोल एंड स्पिरिट ऑफ लिविंग डेमोक्रेसी, है ना? तो इसको बार बार अपडेट करना पड़ता है। जो एग्जिस्टिंग वोटर्स है उनको वेरीफाई करना पड़ता है। क्या कोई फेक वोटर्स तो नहीं है, क्या कोई रिपीटेटिव वोटर्स तो नहीं है, क्या कोई इलीगल वोटर्स तो ऐड नहीं हो चुके हैं, है ना? पहले ये हो सकता था, अब जितनी टेक्नोलॉजी है, जितनी एडवांसमेंट हमारा हो रखा है, जितना इंटीग्रेशन हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का, आधार का, बायोमेट्रिक्स का कर लिया है, उसके बाद या एक एक्सट्रीम लेवल पे हमारे पास अब डेटा अवेलेबल है माइग्रेशन का, लाइवलीहुड का, उसके बेसिस पे हम जरूर इस इलेक्टोरल रोल को रिवाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट ऑथेंटिक नेम्स एंड नंबर ऑफ एक्चुअल वोटर्स, सो दैट इलेक्शन जितना हो सके उतना फेयर कंडक्ट हो, है ना? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इट हैज इनिशिएटेड द सेकेंड फेज of the special intensive revision of electoral rules in 12 states and union territories, है ना? ये 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में 51 करोड़ पॉपुलेशन या 51 करोड़ वोटर्स को वेरीफाई एंड रिवाइज किया जाएगा। जो स्टेट्स कवर्ड है, अब इतने सारे स्टेट्स के नाम तो आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन जो आपको याद रखना है वो ये है कि इस लिस्ट में आसाम को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है? जस्ट फॉर रेफरेंस वी विल रीड द नेम्स ऑफ द स्टेट जहां पे ये होना है। फर्स्ट इज तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, पुदुचेरी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। यहाँ पे ये होना है। असम को इस लिस्ट से एक्सक्लूड किया गया है। क्यों? क्योंकि असम में एक यूनिक सिटीजनशिप वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है ऑलरेडी, है ना? इट इज अंडर दिस द सिटीजनशिप एक्ट एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसीलिए असम के लिए जो SIR होगा, दैट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली लेटर ऑन। अब इसका ऑब्जेक्टिव इज, लाइक वी डिस्कस्ड अर्लियर, इट इज टू अपडेट द वोटर लिस्ट। जो डिस्क्रिपेंसीज एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट में है उसको करेक्ट करना है, एंड जो वोटर एड्रेस है उसको स्टैंडर्डाइज कर देना है ना? प्रीवियस फेज जो था
मतलब SIR 1.0, इट वॉज कंडक्टेड इन बिहार, है ना। जो बिहार में कंडक्ट हुआ उसका रिजल्ट क्या निकला कि अराउंड 68 लाख जो नेम्स है वोटिंग लिस्ट में, उनको डिलीट किया है। इधर देवर डुप्लीकेट नेम्स, मतलब एक ही जगह पे, मतलब दो जगहों पे इनका नाम था, दो अलग अलग स्टेट्स में या दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, या कुछ नेम्स जो थे वो इनएलिजिबल था। इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया? उन्होंने ये कहा है कि जो SIR है, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ECI की। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए, ये जो डुप्लीकेट या इन एलिजिबल नेम्स है उनको हटाना नेसेसिटी है, राइट। सो दैट इज व्हाई ECI has said that SIR is the constitutional and administrative exercise. It is independent of the political concerns of any state. न्यू एपिक कार्ड्स मतलब नए इलेक्शन वोटर ID कार्ड आपको इशू किया जाएगा, बट ओनली वेयर द वोटर डिटेल्स हैव चेंज्ड। अगर नए डिटेल्स आए हैं, नया कुछ ऐड हुआ है, तब ही। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक जो ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी है इलेक्शंस की, उसको वो एनहांस कर देता है। फिर जो एक्यूरेट वोटर रोल्स है वो उसको इंश्योर कर देगा, एंड डुप्लीकेशन या फ्रॉड को वो प्रिवेंट करेगा। ये SIR ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द रोल ऑफ द ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन मेंटेनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। ये हाईलाइट करता है फेडरल एंड पॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन ECI एंड स्टेट गवर्नमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्टोरल ऑटोनॉमी एंड कोऑर्डिनेशन। इस सब में चैलेंजेस क्या आएंगे? एक, भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो स्टेट मशीनरी है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, राइट। फिर यहाँ पे रिस्क भी है कि पॉलिटिकल एलिगेशंस लगेंगे कि वोटर के लिस्ट को आप मैनिपुलेट कर रहे हो। फिर चैलेंज ये भी है कि इंक्लूजन को इंश्योर करना एंड एरर फ्री वेरिफिकेशन को इंश्योर करना, स्पेशली लार्ज स्केल एन्यूमरेशन में, कि इतना बड़ा नंबर है उसमें आप इंक्लूसिविटी को भी इंश्योर करोगे और वेरिफिकेशन बिल्कुल ही एरर फ्री रखोगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व द फर्स्ट MCQ. Consider the following statements regarding the special intensive revision of electoral rolls recently launched by the Election Commission of India. This SIR is conducted every 5 years as mandated under Representation of the People's Act of 1951. Wrong. ऐसा कहीं पे लिखा ही नहीं है. So, one gone. Your answer is 2 and 4. You don't even need to read rest of the options. Elimination से आपके 70% of the questions solve हो जाता है. ठीक है? Let's move further. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कार्बन मार्केट। ठीक है, ये कार्बन मार्केट हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ते हैं, जहां पे कार्बन मार्केट होता क्या है कि कुछ लोग, कुछ कंट्रीज है जो एक्सेसिवली कार्बन प्रोड्यूस करती है, कुछ कंट्रीज है जो जितना उनका लिमिट है उससे कम कार्बन प्रोड्यूस करती है, तो उनके पास कार्बन क्रेडिट बन जाता है, कार्बन को कैप्चरिंग का उनके पास एक सर्टिफिकेट बन जाता है ना। एनवायरमेंट इकोलॉजी में हम लोग में ये पढ़ते हैं कि कार्बन क्रेडिट का एक अलग मार्केट होता है। उसी मार्केट का यूटिलाइजेशन इंडिया इज प्लानिंग टू इनकलकेट इन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, उसमें इंडिया इज प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट कार्बन मार्केट लिंकेज। ठीक है, कंटेक्स्ट ये है कि 17 सितंबर को, दिस ईयर 17 सितंबर को, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया ने अडॉप्ट किया था न्यू स्ट्रेटेजिक EU इंडिया एजेंडा, है ना, जिसमें 5 पिलर्स पे फोकस किया था। इसको हम लोग ने बहुत डिटेल में CNA में कवर किया था। वो 5 पिलर्स जो थे वो थे प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल इश्यूज, एंड
enablers across the pillars. इस डिक्लेरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन अंडरस्टेटेड अनाउंसमेंट था, दैट वाज कि यूरोपियन यूनियन विल लिंक द इंडियन कार्बन मार्केट विथ इट्स कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये जो है ना CBAM, ये यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में क्या है ना, कि अगर कोई भी यूरोपियन यूनियन में कहीं बाहर से प्रोडक्ट आता है, अगर वो यूरोप में बिक रहा है यूरोपियन यूनियन में, तो वहां पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को डिप्लॉय किया जाता है। मतलब क्या, लेट्स से कि ये यूरोपियन यूनियन है और ये लेट्स से कि ये पैराग्वे कंट्री है साउथ अमेरिका से, यहाँ से कोई प्रोडक्ट आया तो इस यहाँ पे जब बॉर्डर पे आता है ना, तो ये पहले सिर्फ ये नहीं देखते कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, टैक्सेशन क्या है। अब इसमें ये भी देखते हैं, CBAM में ये देखा जाता है कि पैराग्वे में एनवायरमेंटली कितना रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। अगर पैराग्वे एनवायरमेंटली इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करता है, मतलब एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है, क्लाइमेट चेंज में ऐड कर रहा है, तो उसका एक्स्ट्रा टैक्स प्रोडक्ट के प्राइस पर लगा देता है यूरोपियन यूनियन। तो लेट्स से कि अगर यूरोपियन यूनियन में आने वाला प्रोडक्ट 100 रुपए का था, तो अब बिकॉज ऑफ द पैराग्वेज इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो उसके ऊपर 20 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्ज लगा देता है, एंड दैट प्रोडक्ट कम्स टू यूरोपियन यूनियन विथ 120 रुपीज। ठीक है। तो इसके लिए जब 100 रुपए की चीज 120 रुपए में कन्वर्ट हो जाती है, तो पैराग्वे का एक्सपोर्ट टू यूरोपियन यूनियन कम हो जाता है ना। तो इन ऑर्डर टू पनिश इररिस्पॉन्सिबल क्लाइमेट बिहेवियर, यूरोपियन यूनियन ने ये फॉर्मूला निकाला है, दे विल चार्ज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, है ना। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि नाउ इंडिया एंड EU के बीच में ये साइन हुआ है कि इंडिया के लिए भी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। तो इंडिया में जो इंडियन कार्बन मार्केट है, जो इंडिया कार्बन बचा लेता है उसको सोल्ड कर सकता है, उसको इसके साथ कनेक्ट करके डबल टैक्सेशन से बचाया जाए। अब इसके की फीचर्स क्या है, एक मैकेनिज्म, जो कार्बन प्राइजेस है पेड इन इंडिया विल बी डिडक्टेड फ्रॉम CBAM लेवीज एट द EU बॉर्डर। अगर लेट्स से कि किसी कंपनी ने इंडिया में कार्बन टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया बिकॉज ऑफ द इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, अगर वो ही प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में जाएगा और वहां पे भी CBAM उसको पे करना पड़ेगा, तो उसको डबल टैक्सेशन होगा। तो जो टैक्स उन्होंने इंडिया में पे कर दिया है वो CBAM से माइनस कर दिया जाएगा, सो दैट डबल टैक्सेशन उनको ना भरना पड़े। प्रिवेंट, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रिवेंट इंडियन एक्सपोर्टर्स फ्रॉम फेसिंग डबल कार्बन पेनल्टीज एंड टू इंसेंटिवाइज अर्ली डिकार्बनाइजेशन। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इट्स फर्स्ट ऑफ अ काइंड, ये एक नॉर्थ साउथ कार्बन मार्केट का कोऑपरेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। दिस हैज अ पोटेंशियल टू प्रोटेक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियंस CBAM taxes. This will encourage the industrial decarbonization and it will align trade with the climate goals. This scenario is symbolic of European Union India climate trust within a strategic partnership. अब इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे, एक कि भाई इंडिया का जो कार्बन मार्केट है वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है ना। इसका जो कार्बन, इंडिया का जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है, इट ये इसमें अभी भी रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल डिजाइन इज लैकिंग। जो क्रेडिट्स दिए जाते हैं कार्बन क्रेडिट्स, दे आर स्टिल बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी इंप्रूवमेंट्स और द ऑफसेट्स एंड नॉट द एब्सोल्यूट कैप्स। अब ये जो है ये इतने डिटेल्स में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आर्टिकल में आया था इसलिए आपको बता दिया है, आपको बस ओवरऑल आइडिया होना जरूरी है। सेकंड चैलेंज ये है कि कार्बन प्राइस मिसमैच है, मतलब EU में, यूरोपियन यूनियन में पर टन का कार्बन एक्सेसिव एमिशन का प्राइस इज अराउंड 80 पाउंड्स, 80 यूरोज, है ना। वही इंडिया में उसका इज अराउंड 5 to 10 पर टन यूरोज। तो तो यूरोपियन यूनियन जो है दैट मे अलाउ ओनली अ पार्शियल और नो डिडक्शन। सो इंडियन एक्सपोर्टर्स जो होंगे उनको दे माइट हैव टू स्टिल पे द कंप्लीट CBAM। तो
ये सारे उसके चैलेंजेस हैं। थर्ड चैलेंजेस क्या है कि भाई पॉलिटिकल एंड सॉवरेनिटी इशू आ जाएगा, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी ऑपोज किया है सीबीएम को एट डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोटेक्शन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया हैज ऑपोज सीबीएम एज द प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो linking ICM with CBAM could imply legitimizing the very mechanism India has challenged in WTO. Next issue is the institutional and trust deficit. क्योंकि any rollback in compliance could expose the exporters to the full CBAM taxes, causing trade instability. What is the way forward? एक, इंडिया ने पहले तो अपना जो इंडियन कार्बन मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करना जरूरी है, और यहीं पे रोबस्ट वेरिफिकेशन एंड एनफोर्समेंट फ्रेमवर्क को लाना जरूरी है। इंडिया कैन सीक सपोर्ट फ्रॉम ईयू by asking it to provide technical assistance and support during the transition phase. जो यूरोपियन यूनियन है एंड इंडिया है, here both sides actually need a mutual recognition, मतलब mutual recognition agreement to ensure that carbon credit credibility and the price transparency। ठीक है, तो इस सब में अलाइन करना होगा ट्रेड कम्पिटिटिवनेस को विथ क्लाइमेट कमिटमेंट्स। सिर्फ ट्रेड का नहीं सोचना है, क्लाइमेट का भी सोचना होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। स्टेटमेंट वन, अंडर द लिंकेज carbon price paid by the Indian exporters domestically may be deducted from CBAM levies at EU's border. Answer is, the question is, statement one is correct. India's carbon credit trading scheme currently operates with legally binding absolute emission caps similar to EU's ETS. अभी हम लोगों ने देखा कि लीगली बाइंडिंग एब्सोल्यूट, इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट तो कभी भी करेक्ट नहीं होता है, लेकिन इस केस में तो है ही नहीं, तो स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट टू गॉन, टू गॉन। अब बचा ए एंड डी, उसमें से वन एंड थ्री तो हम देख चुके हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वो करेक्ट है। The CBAM has been universally accepted at the WTO as non-protectionist. इसको तो इंडिया ने ऑपोज किया है ना प्रोटेक्शनिस्ट के लिए, तो ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फोर इज ऑल्सो वन, द आंसर इज ए, वन एंड थ्री ओनली। नेक्स्ट इज सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, कोई अगर आप एडीआरई या कोई अदर एग्जाम दे रहे हो तो इसमें इस डेटा का यूज हो सकता है। ये जो जस्टिस सूर्यकांत जी है, ही इज ऑल सेट टू बिकम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है, ज्यादा एपीएससी या यूपीएससी के कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हुआ क्या है कि जो करंट सीजेआई है, बी आर गवई, he has recommended Justice Suryakant, who is the senior most judge of the Supreme Court, as his successor, and Justice Suryakant will assume the office as 53rd CJI from November 24, 2025, है ना, क्योंकि करंट सीजेआई जो नवंबर 23rd को रिटायर होंगे। जो जस्टिस सूर्यकांत जी है, उनका अभी तक का जुडिशियल करियर जो है उसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। He has played a significant role in upholding the constitutional morality, transparency and right-based governance. मतलब सेडिएशन लॉ जो था सेक्शन 124A, उस रूलिंग में वो प्रेजेंट थे, he played important role। फिर इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी जो था, मतलब he was the one who directed the election commission to disclose 65 lakh deleted names from the Bihar draft electoral rolls। फिर he ordered that one third of the reservation should be there for the women in bar associations, including the Supreme Court Bar Association। फिर वन रैंक वन पेंशन OROP वाला जो था, he upheld the scheme's constitutional validity for the defense personnel। फिर पेगासुस वाला जो सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर का केस हुआ था, he in that he asserted that the state cannot get a free pass under the guise of national security।
and hence he was the one who ordered the expert probe. फिर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसके माइनॉरिटी स्टेटस का जो केस रहा उस वर्डिक्ट में भी सूर्यकांत सर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। यू प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड आंसर दिस एमसीक्यू। प्लीज मेंशन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। फोर्थ आर्टिकल इज रिगार्डिंग द सर्वे वेसल इक्शक। इक्शक, इक्शक का मतलब होता है गाइड, है ना। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट कि इंडियन नेवी जो है इट इज सेट टू कमीशन द इक्शक, द थर्ड सर्वे वेसल। ये लार्ज सर्वे वेसल है तो इसको एसवीएल भी कहेंगे, सर्वे वेसल लार्ज वाला। ये जो इसमें कोई क्रिटिकल बात ये है कि ये इंडिजिनियस से बिल्ट है सर्वे वेसल लार्ज इक्शक, एंड इट वुड बी कमीशन एट द नेवल बेस ऑफ कोची ऑन 6 नवंबर 2025। ये जो सेरेमनी है इट विल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, हु इज द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। This initiative marks a significant step in India's naval indigenization drive। मतलब आत्मनिर्भर भारत को वो रिफ्लेक्ट करता है इन डिफेंस सेक्टर। ये जो इक्सक है ये थर्ड शिप है फ्रॉम द सर्वे वेसल एसवीएल क्लास, लार्ज वेसल। इसको कोलकाता में बनाया गया है एंड ऑलमोस्ट 80% ऑफ इट्स कंटेंट इज इंडिजिनस, लोकल कंटेंट है, जो हाईलाइट करता है कि बढ़िया से डिफेंस सेक्टर का इंडियन एमएसएमई के साथ में इंडिया के जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस है उसके साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन चल रहा है। इसीलिए 80% से भी ज्यादा जो कंपोनेंट है वो लोकली बिल्ड यूज किया गया है। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि इक्शक का मतलब होता है द गाइड। इट सिंबलाइजेस इट्स रोल इन चार्टिंग द सेफ नेविगेशन रूट्स एंड गाइडिंग द मेरीटाइम ऑपरेशंस। इसके फीचर्स क्या है, एक तो प्राइमरी रोल है उसका कि जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे होगा उसके जो ऑपरेशंस है वो किए जाएंगे फॉर चार्टिंग द मेरीटाइम जोन्स एंड इंश्योरिंग द नेविगेशनल सेफ्टी। इसका सेकेंड रोल जो है ड्यूअल रोल कैपेबिलिटी, वो है एचएडीआर प्लेटफॉर्म, मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस। This will also work as a hospital ship because it is capable of supporting medical emergencies and disaster relief। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया गया इंक्लूसिविटी को लेकर कि ये फर्स्ट एसवीएल है। अब तक तीन आ चुके हैं, उसमें से पहला है कि टू हैव ए डेडिकेटेड accommodation for women personnel, marking a progressive step in gender inclusion in naval services। Obviously, state of the art टेक्नोलॉजी को यूज किया गया in order to study the hydrographic communication and data processing system। ठीक है, so that high accuracy charting हो जाए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया? एक, जो इंडिया का मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है ना उसको स्ट्रेंथन कर देता है, एंड जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे की कैपेबिलिटी इंडिया की उसको बढ़ा देता है। जो शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम है लोकल इंडिजिनियस उसको ये बढ़ावा दे रहा है, बूस्ट दे रहा है, एंड जो डिफेंस एमएसएमई पार्टिसिपेशन है, कोलैबोरेशन है, कोऑपरेशन है उसको प्रमोट कर रहा है। इट ऑल्सो एनहांसेस डिजास्टर रिस्पॉन्स रेडीनेस ऑफ इंडिया या नेवल ह्यूमैनिटेरियन कैपेबिलिटी। जो इंडिया का फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, इमेज जो बना है इंडिया का फर्स्ट रिस्पॉन्डर, उसको ये प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करता है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द प्रोग्रेस इन आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया इन डिफेंस इनिशिएटिव। प्लीज ट्राई एंड आंसर दिस एमसीक्यू with reference to the Indian Navy's indigenously built survey vessel Ikshak. Consider the following. Ikshak has been built by Mazgaon Dock Shipbuilding Limited, Mumbai. No, वो जीआरएसी कोलकाता में हुआ है ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वन गया, वन गया। सी एंड डी में स्टेटमेंट 2 and 3 are common, that means 2 and 3 are correct। we'll focus our energy on the statement number 4। the name Ikshak means the explorer। no, it implies the guide, not the explorer। so the answer will be 2 and 3 only, option C।
Last article is about exposure of lead, which poses a $3.4 trillion global health and economic challenge. ठीक है? Communications, Earth and Environment एक पब्लिकेशन है जो पीरियोडिकल है, जिसमें एक स्टडी पब्लिश हुआ है दैट हैज रिवील्ड कि ये जो लीड जो है, लीड एक्सपोजर, इट रिमेन्स अ मेजर ग्लोबल हेल्थ एंड इकोनॉमिक चैलेंज. मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए गए कि लीडेड पेट्रोल को फेज आउट कर दिया गया. फिर भी ये अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज है. डिस्पाइट इंटरनेशनल प्रोग्रेस, द अनसेफ रिसाइकलिंग and the weak regulations surrounding lead and the industrial pollution, these things continue to expose millions of the children to the toxic lead levels worldwide. जो स्टडी हुआ है उसके की फाइंडिंग्स क्या है? एक, इकोनॉमिक बर्डन, कि भाई ऑलमोस्ट 2% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जो है इन 2019, उतना उसका इकोनॉमिक कॉस्ट है, इकोनॉमिक लॉस है, विच इज विच tantamounts to $3.4 trillion. ये जो लॉस है, इट इज डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, एलएमआईसी जिन्हों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द इनफॉर्मल रिसाइकलिंग एंड इनएडिक्वेट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म. ये जो लीड प्रोडक्शन है और उसका जो यूसेज है, वो जो ग्लोबल लीड प्रोडक्शन है, दैट इज अराउंड 16 मिलियन टन्स पर ईयर. बहुत ज्यादा ही है. और इसका यूज मेजरली कहाँ होता है? बैटरीज में, पेंट्स में, या कंज्यूमर गुड्स में. जो इलेक्ट्रिफिकेशन की डिमांड है, विच इज कंटिन्यूसली राइजिंग, बी इट ईवी बैटरीज, बी इट स्टोरेज सिस्टम, ये दिस हैज रिस्क वर्सनिंग लीड कंटेमिनेशन अगर रिसाइकलिंग को ठीक से मैनेज नहीं किया गया तो. एक्सपोजर के सोर्सेस क्या है? एक, अगेन इनफॉर्मल रिसाइकलिंग, रेसिडेंशियल एरिया के पास में अगर आप रखते हो. सेकंड इज कोल का कंबशन, या लीड लैडन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे कि पेंट्स, टॉयज, फूड एक्सेट्रा. या अगर कोई कंटेमिनेटेड सॉइल को या डस्ट को इनहेल कर लेता है तो दैट इज वन पार्ट. या जो सरफेस सॉइल है ग्लोबल लेवल पे, वहां पे अगर परसिस्टेंट फ्लूइड एनरिचमेंट हो रहा है, वो एक है. इसके हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या है कि ये भाई जो फीटसेस है और जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली बहुत ज्यादा हार्मफुल है. मतलब समटाइम्स इट क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड ब्लड ब्रेन बैरियर, है ना. इट इम्पैक्ट्स द ग्रोथ ऑफ आईक्यू, मतलब इट कॉजेज आईक्यू लॉस, या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट लेकर आता है. या जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है, उसको भी एक्सपोज कर देता है एट लो लेवल पे. स्पेशली एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये जो रिलेटिवली लेसर डेवलप्ड रीजन्स है वर्ल्ड के, वहां पे हाई लीड लेवल्स का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है. इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया currently is facing high lead exposure risk due to, again, informal battery recycling, lead based paints and industrial influence. जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसमें, या जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैकेनिज्म है, ईपीआर, या हजार्डस वेस्ट रूल्स है, इन तीनों में लेड के बारे में डिस्कशन हुआ है. उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉर्मुलेट किया गया है, बट अभी भी उसका इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट अप टू द मार्क. ये लीड एक्सपोजर लिंक्स विथ एसडीजीज, स्पेशली जो हेल्थ का एसडीजी है, एसडीजी 3, या क्लीन वाटर का एसडीजी है, एसडीजी 6, या रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन ऑफ एसडीजी 12, इनके साथ कनेक्ट करता है. प्लीज कंसिडर pausing the video and answering this MCQ. With reference to the recent global study on lead exposure published in Communications, Earth and Environment, consider the following statements. The global annual economic loss from childhood lead exposure is estimated to be over 2% of the world GDP. Correct? So one is correct. So option C is gone. The major source of human-led exposure today is emissions from the leaded petrol. No, it has been phased out. So statement 2 is incorrect. Statement 2 gaya. So now you are left with 1 and 4 or 1 and 3. So either 3 is correct or 4 is correct. Informal recycling and poor regulation in low and middle income countries exacerbate the lead exposure risk.
करेक्ट, सो आंसर इज 1 and 3। फोर स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। लीड एक्सपोजर अफेक्ट्स ब्रेन डेवलपमेंट प्राइमरी इन दी एडल्ट्स, नो, इन चिल्ड्रंस। तो स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट। ये स्मार्ट बुक्स है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एपीएससी एंड यूपीएससी। नाउ दीज आर अवेलेबल इन एसएमएस as well. You can get access to your set of books by contacting on this number. So thank you for joining and contributing in this enriching experience. See you tomorrow.